जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की महामैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 200 क्वेश्चन हैं। और यही 200 क्वेश्चन एग्जामिनर डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से यानी कि घुमा फिराकर पूछता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या कंटेंट है, क्या आपने मेहनत की है। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। दोस्तों जो कूका आंदोलन था ना, ये पंजाब में शुरू किया गया था। ठीक है, और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन है ये किस वायसराय के काल में शुरू हुआ था। तो दोस्तों कूका आंदोलन के समय शासनकाल चल रहा था लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। ठीक है, तो इसके शासनकाल में कूका आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूका आंदोलन किसने शुरू किया। तो कूका आंदोलन शुरू किया था सतगुरु राम सिंह ने। अब बात हुई है कूका आंदोलन की, तो कूका आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कूका आंदोलन क्यों शुरू किया गया। तो उस समय जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में गाय माताओं की हत्या हो रही थी। ठीक है, अंग्रेज गाय माताओं की हत्या कर रहे थे, तो इसी का विरोध करना जो है ये कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और इसके विद्रोहकारी कौन थे, तो पंजाब के कूका लोग। कूका लोग कौन होते थे, रामधारी सिख जो होते थे, इनको कूका कहा जाता था। नेतृत्व कौन कर रहा था आंदोलन का, तो बालक सिंह और उनके अनुयायी गुरु थे राम सिंह जी, ये नेतृत्व कर रहे थे। परिणाम क्या निकला इस आंदोलन का, तो तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। तैयारी के अभाव में इस आंदोलन को दबा दिया गया था। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कूका आंदोलन का नाम कूका क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कह देना कि जो सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग थे इनको कूका कहा जाता था। और ये आंदोलन जो है ये रामधारी सिख ही चला रहे थे। ठीक है, और रामधारी सिखों को कहा जाता था कूका, इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया, कूका नाम दिया गया। ओके, अच्छा, कूका आंदोलन के दौरान कितने सिख शहीद हुए थे, तो 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। और आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था, तो मैंने बताया कि अंग्रेज गायों की हत्या कर रहे थे। पंजाब में क्या था कि जगह जगह पर गोवध हो रहा था, गोवध के लिए बूचड़ खाने भी खोले जा रहे थे। तब नामधारी सिखों ने इसका बड़ा विरोध किया और 100 नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 को अमृतसर में और 15 जुलाई 1871 को रायकोट बूचड़ खाने पर धावा बोल दिया। और इन बूचड़ खानों में जितनी भी गाय कैद थीं इन सभी गायों को मुक्त करा लिया था इन सिखों ने। ठीक है, तो सिखों ने गायों को मुक्त कराया, अंग्रेज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा कि जो सिखों ने बगावत करी है इस बगावत के अपराध में 5 अगस्त 1871 को तीन नामधारी सिखों को रायकोट में और 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को अमृतसर में और 26 नवंबर 1871 को 2 नामधारी सिखों को लुधियाना में एक बट ये क्या होता है, बरगद, तो एक बरगद के वृक्ष से बांधकर सरेआम फांसी पर लटका दिया था और इनको शहीद कर दिया गया था। ठीक है, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे और मैं फोटो भी इसलिए लगा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इतना ही नहीं हुआ, इनको बरगद के वृक्ष के नीचे फांसी पर लटका दिया गया। इसके अलावा इतने में अंग्रेजों को शांति नहीं मिली, क्या करा इनने, तो 17 जनवरी 1872 को मालेरकोटला शहर में 66 नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया। कितने, 66 नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया। एक तोप में 6 सिक्कों को उड़ाया जाता था, इस प्रकार से 10 तोपें चलाई गई थी। ठीक है, कितने सिक्कों को तोपों से उड़ाया गया था, 66। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कितनी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमारे देश के लोगों ने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और आजकल इसी प्रकार से डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आप कह देना राजघाट। ठीक है, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसने संबोधित किया, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, फटाफट से बताइए, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए गांधी जी, मैंने आपको बताया कि इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट, जो कि नई दिल्ली में है। और इनके उपनाम है राष्ट्रपिता, इनको कहा जाता है, इनको बापू कहा जाता है, इनको महात्मा कहा जाता है और इन्हीं को साबरमती का संत कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, साबरमती के संत तू कर गया कमाल। ठीक है,
और इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, तो आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। गांधी जी के दो नारे हैं महत्वपूर्ण, एक तो करो या मरो का नारा और दूसरा है भारत छोड़ो का नारा। ठीक है, इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं, एक इंडियन ओपिनियन है, दूसरा यंग इंडिया है, तीसरा हरिजन है और चौथा नवजीवन। तो गांधी जी के बारे में ये कुछ फैक्ट याद रखना है। और भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी, तो हरिजन संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था, हरिजन सेवक संघ। इसकी स्थापना 1932 में गांधी जी ने करी थी। उद्देश्य क्या था, तो भारत में अस्पृश्यता को हटाना, यानी कि जो छुआछूत चल रही थी उसको हटाना। ठीक है, एवं हरिजन, दलित और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करना। एक फैक्ट याद रखना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, और हरिजन शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने ही किया था। बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी, तो अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। कब, 1904 में करी गई थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन गांधी जी ने किया था। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, तो गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और कब कहा था, तो बात है 4 जून 1944 की। ठीक है, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में एक संदेश प्रसारित किया था और उस संदेश में महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ठीक है, और कब करी थी, तो 1939 में करी थी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था, 1905 में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ, तो आप लोगों ने 1857 की क्रांति पढ़ाई मैंने अभी कुछ समय पहले। ठीक है, तो ये क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना। क्या, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बात हुई थी बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन क्या है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप समझो कि बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था, तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, कब, 1905 में। बंगाल का विभाजन किया गया दो भागों में, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र थे, एक तो आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, ये क्षेत्र थे। और पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाया गया था कलकत्ता के लिए। और पश्चिम बंगाल में हम बात करें जनसंख्या की, तो 5,40,00,000 यहाँ की जनसंख्या थी पश्चिम बंगाल की। ठीक है, और इतनी जनसंख्या में से मुसलमान कितने थे, बहुत कम, 90 लाख मुसलमान थे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को अंग्रेजों ने तोड़ा था तो इसमें हिंदू बाहुल्य की आबादी जो है ये सबसे ज़्यादा थी। आप पूर्वी बंगाल की बात करें तो इसमें पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्र था। इसकी राजधानी ढाका के लिए बनाया गया। यहाँ की जनसंख्या थी 3,10,00,000 और इसमें हम बात करें हिंदू कितने थे, तो हिंदू कम थे, लगभग 1.25 करोड़ हिंदू थे, बाकी मुसलमान ज़्यादा थे। यानी कि पूर्वी जो बंगाल बनाया था उसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए। समझ गए आप लोग। अब डिटेल से समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना। उस समय वायसराय कौन था, तो मैंने आपको बताया था अभी, लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। और जैसे ही बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है ना, संपूर्ण देश में एक रोष की क्रांति पैदा हो जाती है, विरोध की लहर फैल जाती है। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, शोक दिवस। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया, तो इनके आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने रक्षाबंधन दिवस मनाया। और रक्षाबंधन दिवस मनाकर ये संदेश दिया अंग्रेजों को कि आप हमें नहीं तोड़ सकते। इस दिवस पर क्या करा, तो हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई की कलाई पर राखी बांधी और मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई की कलाई पर राखी बांधी और अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि आप हमें तोड़ नहीं सकते। आप क्षेत्रों को कागजों में डिवाइड कर सकते हैं, हमारे दिलों को आप नहीं बांट सकते हैं, हम भाई भाई हैं। ठीक है, तो ये रक्षाबंधन दिवस मनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया था। और बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत गाया था। कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। और ये जो गीत है ना, ये वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान है। याद रखना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा,
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अपने देश का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हैं जो, ये भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1885 से लगा के 1862 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, पूना पैक्ट की हम बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। और पूना पैक्ट कहाँ पर हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था पुणे की यरबदा जेल में। पूना पैक्ट या फिर इसको पूना समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये जो समझौता है इसका परिणाम क्या निकला? तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। याद रखना, पूना पैक्ट अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में पुणे की यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब गांधी इरविन समझौता, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो जो गांधी इरविन समझौता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, ये समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए भी थे। ठीक है, अब दोस्तों गांधी इरविन समझौते को हम अपनी भाषा में, देसी भाषा में समझ लेते हैं। क्या हुआ था? तो देखिए 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इससे इरविन जो है वो घबरा गया। उसने कहा कि जब तक गांधी जी शामिल नहीं होंगे गोलमेज सम्मेलन में तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इरविन ने कहा गांधी जी आप जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला है 1931 में, इसमें आप जरूर आइए। गांधी जी ने कहा हम बिल्कुल आएंगे। पहले गोलमेज सम्मेलन में हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो हम आ सकते हैं लेकिन आपको कुछ काम करने होंगे। बोले क्या करने होंगे? बोले हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, हमारी 11 शर्तें हैं। यदि आप इन शर्तों को मान लेते हैं तो हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आ जाएंगे। इरविन ने कहा ठीक है भैया, एक बार शर्तें आप बताइए। तो गांधी जी ने उन शर्तें बताई। पहली शर्त थी भूमि कर में 50% की कमी करना। जो भूमि पर टैक्स लगता था उसमें 50% की कमी करना। ठीक है, और भी शर्तें थी गांधी जी की। सैनिक खर्च पर 50% की कमी की जाए। ठीक है, और जो मादक द्रव्य हैं, दारू वगैरह, ठीक है, इस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। ठीक है, सीआईडी में परिवर्तन किया जाए। अंतिम मांग अच्छी थी। गांधी जी ने कहा था जो आर्म्स एक्ट आपने बनाया है उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे जो नागरिक हैं वो अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को रख सकें। तो ऐसी 11 सूत्रीय मांगे थी गांधी जी की। ठीक है, अब इरविन के पास ये मांगे पहुंचती हैं तो इरविन कहता कि यदि हम आपकी 11 सूत्रीय मांगे मान लेते हैं तो आपको भी हमारी कुछ मांगे माननी होंगी। बोलिए बताइए। उसने कहा हमारी केवल 3 शर्तें हैं। एक तो आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं 1930 वाला, इसको आप समाप्त कर दीजिए। और दूसरी शर्त थी कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आ जाइए। ठीक है, और ब्रिटिश सामान का आप जो बहिष्कार कर रहे हैं इसका आप बहिष्कार मत कीजिए। ठीक है, तो इरविन की ये 3 शर्तें थीं और गांधी जी की 11 शर्तें थीं। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो है ये समझौता होता है। दोनों आपस में अपनी अपनी शर्तों को मान लेते हैं और फिर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, याद रखना। बताइए गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? चूंकि ये समझौता हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? ये समझौता हुआ था, मतलब इस समझौते पर हस्ताक्षर करे गए थे दिल्ली में 5 मार्च 1931 को। ठीक है, इसलिए इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट बताइए, क्या है रोलेक्ट एक्ट? तो रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? सबसे पहले बताइए। तो 21 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। और काला कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो काला कानून जो है ये रोलेक्ट एक्ट को ही कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है नो अपील नो दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को ही नो अपील नो दलील का कानून कहा जाता है। अब रोलेक्ट एक्ट की हम बात करें तो देखिए मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए ये कानून बनाया था और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसी भी भारतीय पर शक हो गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया। ये एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ और इसका आधिकारिक नाम क्या है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 इसका आधिकारिक नाम है। इस एक्ट को
बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया और इसी को काला कानून भी कहा गया। और इस कानून के तहत ध्यान रखना, इसी कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। दो लोकप्रिय नेता कौन थे? तो एक थे डॉक्टर सतपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन कुचलू। ठीक है, अब इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो इसी से जुड़ी कुछ एक और कहानी है, वो भी आप जान लो। जब इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर जनरल डायर को खबर मिलती है, अपने देश का एक हंसराज नामक गद्दार होता है, वो खबर देता है कि जलियांवाला बाग में लोग ऐसी ऐसी एक सभा कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आपके कानून का विरोध कर रहे हैं। तो जनरल डायर जो है वहां पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। कब बरसाता है? 13 अप्रैल 1919 को बरसाता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग की जो घटना है वो रॉलेट एक्ट से ही जुड़ी हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे। हालांकि हम डेट हैं तो वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये वुड डिस्पैच क्या है? तो देखिए, वुड डिस्पैच की शुरुआत तो लॉर्ड चार्ल्स वुड ने करी थी। ठीक है, 1854 में, और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है ये लॉर्ड डलहौजी था। वुड डिस्पैच के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। इसे भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो आप कह देना वुड डिस्पैच को कहा जाता है। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और 1896 वाले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम क्या है? अपने देश का राष्ट्रगीत है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। और राष्ट्रगीत को गाने में 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय के द्वारा करी गई थी। संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में इस गीत की रचना करी गई थी। राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान क्या है? अपने देश का जन गण मन। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो वंदे मातरम नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, याद रखना, वंदे मातरम नामक पत्रिका जो है ये अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित की गई और इसका प्रकाशन कब किया गया? 1905 में। ठीक है, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रगीत पूछा जाए तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, पत्रिका अलग है और गीत अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले अपना राष्ट्रगान जन गण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, जन गण मन की रचना किसने करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसी दिन जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगीत के रूप में भी अपनाया गया था। तो याद रखना, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन इसकी रचना करी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, लेकिन पूछा जाएगा किस नाम से किया? तो आप कह देना मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से। क्या? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इनने जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बताइए, विश्व भारती संगठन 1912 की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में विश्व भारती संगठन की स्थापना करी थी। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप कह देंगे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा
तो आप कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है। राजा जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? राजा जी किसे कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी, अब भी मैंने आपको बताया, इस स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेताजी किसको कहा जाता है? फटाफट से बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जाना जाता है। और नेताजी के दो उपनाम है, एक तो नेताजी और दूसरा इनका उपनाम है देशभक्तों का देशभक्त। इनके दो नारा हैं, एक तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूसरा जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जोसेफ डुप्ले के लिए सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रांसीसी गवर्नर था और उसने सबसे पहले सहायक संधि को पेश किया था और इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे सहायक संधि को सुनिश्चित और एक व्यापक यानी कि बड़ा रूप दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसी क्रम में बताइए कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हो गए? तो भारत में सहायक संधि की नीति जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश करी गई थी। एक और क्वेश्चन है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आप कहेंगे हैदराबाद का निज़ाम जो है ये पहला शासक था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत कौन सा था? तो दोस्तों वेलेस्ली की संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत था मैसूर। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है इसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। निज़ाम ने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिए। ठीक है, मतलब पहला कौन सा राज्य था? हैदराबाद, दूसरा था मैसूर और तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था अवध। ठीक है, ये याद रखना, ऊपर के तीन। बताइए सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और इनको स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है और पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को भारत का इस्पाती ढांचा कहा था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किसे भारत कोकिला उपनाम दिया? तो गांधी जी ने भारत कोकिला कहा था सरोजनी नायडू को। ठीक है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सरोजनी नायडू कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता बनती हैं और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। कहाँ की राज्यपाल बनती हैं? ये उत्तर प्रदेश की। इनका जन्म होता है 13 फरवरी को और इनके जन्म के उपलक्ष्य पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। देखिए एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं हम 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है, कविता लेखन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए गांधी जी ने इनको भारत की कोकिला यानी कि दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई? अब सरोजनी नायडू के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? सबसे पहले उनको समझो। दी ब्रोकन विंग ये सरोजनी नायडू की किताब है। दी गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी है। दी वर्ड ऑफ टाइम ये भी सरोजनी नायडू की किताब है, लेकिन गार्डनर किताब इन्हें नहीं लिखी। ठीक है, तो ये गार्डनर किताब क्या महत्वपूर्ण है? किसने लिखी है? गार्डनर किताब जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, मतलब ये महत्वपूर्ण किताब है। भारत में पहली बार जनगणना किस समय की गई थी? तो पहली जनगणना होती है 1872 में। ठीक है, तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। दोनों में अंतर है। जनगणना संघ सूची का विषय और जनसंख्या
समवर्ती सूची के विषय है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी और भारत की प्रथम नियमित जनगणना, दोनों पूछे जाते हैं, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लेकिन पहली नियमित रेगुलर जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में होती है। और विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो स्वीडन देश में पहली जनगणना हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें तो ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी और काकोरी नाम का जो स्थान है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की जो कल्पना है ये राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान के द्वारा करी गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी इसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के द्वारा करी गई थी। ठीक है, डिटेल की हम बात करें, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो है एक ट्रेन डकैती थी। इस डकैती में ये जो डकैती है 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो उनमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहौरी थे, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल थे और बनवारी लाल थे। लेकिन हम बात करें कि फांसी किसको दी गई तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन 3 जनों को काकोरी के षड्यंत्र के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा 1923 को स्वराज पार्टी की